नमस्कार मित्रों, हमारे ज्ञानवर्धन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम JCERT टेक्स्ट बुक के कक्षा 6वीं इतिहास के अध्याय 6 प्राचीन राज व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्राचीन राज व्यवस्था यानी प्राचीन समय में राज व्यवस्था कैसी थी। जैसे वैदिक काल, इससे पहले हम लोग वैदिक काल पढ़े थे और वैदिक काल में बताए थे कि वैदिक काल को अगर अच्छे से समझने तो इसके दो भागों में बांटा गया है अच्छी तरह से समझने के लिए। एक पूर्व वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था। तो पूर्व वैदिक काल कल हमने पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल और इसमें देखेंगे कि शासकों का चयन किस प्रकार होता है, शासक किस ढंग से काम करते हैं, भारत में ऐसे कौन कौन से जनपद थे, महाजनपद थे, कौन कौन से शक्तिशाली राजा हुए, इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि शासकों का चयन 1952 ईस्वी से अब तक आम चुनाव के जरिए हम अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते आ रहे हैं जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। यानी वर्तमान समय में अगर देखें तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद से जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव 1952 में, उसके जरिए हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। प्रत्येक जनप्रतिनिधि किसे कहा जाता है? जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं इलेक्शन में। तो ये जनप्रतिनिधियों का हम चयन करते हैं और बाद में यही लोग शासक बनते हैं और पूरे देश में शासन चलाते हैं। इन्हें वर्तमान का शासक हम कह सकते हैं। लेकिन बहुत पहले कुछ लोग शासक कैसे बनते थे ये हम अभी जानेंगे कि प्राचीन समय में शासक कैसे बनते थे। क्या इसी तरह बनते थे या कुछ और विधि होती थी? राजा और फिर राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे या नहीं चुने जाते थे, ये भी पढ़ेंगे। और राजाओं की विशेषताओं को देखेंगे, राजाओं का शासन व्यवस्था को देखेंगे। तो चलिए इसमें दिया गया है कि जिन्हें शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था, यानी राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे जिन्हें शारीरिक और अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। बाद में इस प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। तो पहले अगर प्राचीन समय में देखें, वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, तो राजा को विशेष अधिकार प्राप्त था। राजाओं का अगर देखा जाए अधिकार तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन होता है। लगभग 3000 साल पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने लगे। यानी आज से 3000 साल पहले क्या हुआ? राजा के रूप में जो प्रतिष्ठित होने वाले थे वे लोग क्या करते थे? बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे। अश्वमेध यज्ञ ऐसी एक आयोजन था, यानी एक यज्ञ था अश्वमेध, याद रखिएगा। इसका आयोजन क्यों किया जाता था? लोग इसे क्यों आयोजन करते थे? तो देखिए, इसे राजा अपने साम्राज्य की सीमा के विस्तार के लिए करते थे। यानी मान लीजिए किसी राजा को अपना साम्राज्य को बढ़ाना है, यानी मान लीजिए कि उसका साम्राज्य इतना बड़ा करना है, तो उसके लिए वो क्या करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। इसमें क्या होता था? देखिए, यज्ञ आयोजन के पूर्व वो अपने लोगों की देखरेख में घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देते थे। विचरण मतलब उसको पूरी आज़ादी दे देते थे कि वह जहाँ जहाँ जा सकता है, एकदम पूरी स्वतंत्र, पूरी आज़ादी के रूप में उसे छोड़ देते थे घूमने के लिए। अब घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार मान लिया जाता था। यानी मान लीजिए घोड़ा, मान लीजिए कि ये राजा का क्षेत्र है और इसके आसपास किसी दूसरे राजा का क्षेत्र है, इधर उधर अलग अलग क्षेत्र है। तो मान लीजिए घोड़ा इसका यहाँ पे पहुँचा और इस घोड़े को किसी ने रोका नहीं, तो वह क्षेत्र किसका हो जाता था? इस राजे का हो जाता था जो घोड़ा छोड़ता था। और यदि घोड़े को रोकने, मान लीजिए कि कोई घोड़ा को रोक दिया, तो घोड़े को रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ
करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। मान लीजिए जिसने घोड़ा छोड़ा, मान लीजिए आपने घोड़ा छोड़ा है और किसी ने आपके घोड़े को पकड़ लिया, उसे रोक लिया, तो वह राजा को आपसे युद्ध करना पड़ेगा। तो इस तरह की व्यवस्था होती थी। अब यहाँ पे 2 यज्ञ के बारे में दिया है, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। राजसूय यज्ञ जो है, यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। राजा की राज्य अभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। मान लीजिए कोई राजा का अभिषेक किया जाता, जैसे कोई राजा कब बनता था, जब राजा का अभिषेक होता था, तिलक होता था। तो राज अभिषेक जब होता था तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। तो पूछा जाए राजा का जब राज्य अभिषेक होता था तो कौन सा यज्ञ होता था, तो वो होगा राजसूय यज्ञ। और वाजपेयी यज्ञ कब होता था, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। जब रथों की दौड़ होती थी तब इस यज्ञ का आयोजन होता था। आगे देखते हैं, घोड़े की वापसी पर यज्ञ का आयोजन किया जाता था। देखिए जब घोड़े लौट के आता था ना, अश्वमेध यज्ञ के बाद जब घोड़े लौट कर आता था तो यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहित संपन्न कराते थे। विशिष्ट पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण लोग होते थे, जिसे सबसे ऊंचा पद मिला था, उन्हें यह काम सौंपा जाता था कि यज्ञ संपन्न कराने का काम आपका है। इसमें अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। मतलब जो राजा घुटने टेक देता था बिना युद्ध किए, उन राजाओं को क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले जो शासक होते थे, राजा होते थे, वो उन्हें आमंत्रित यानी निमंत्रण देते थे। वैसे जैसे सामान्य लोग भी यज्ञ में शामिल होते थे। यानी हम लोग कल देखे थे कि वर्ण की 4 प्रकार थी, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो था वह शूद्र था। चौथा क्या था मित्रों, वह था शूद्र। तो ऐसे हम लोग 4 वर्ण देखे थे। उनमें से 3 वर्णों को ये पूरी स्वतंत्रता थी कि वो यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। सभी आमंत्रित लोग अपने साथ उपहार भी लाते थे। वे लोग जिन्हें शूद्र समझा जाता था ऐसे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जाते थे। यानी केवल शूद्र जो नीचे वर्ग में आते थे उन्हें यज्ञ में शामिल होने की अनुमति नहीं था। बाकी 3 वर्णों को, 3 जो वर्ण हम लोग 3 तरह की जो जाति देखे थे, उन्हें यह अधिकार था। तो इसमें पूछ रहा है यज्ञ में समाज का कौन कौन सा वर्ग भाग लेता है। तो यज्ञ में 3 वर्ग भाग लेता है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। अब देखिए जनपद और महाजनपद क्या था उस समय। तो महायज्ञ कराने वाले राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो गई। जैसे कोई यज्ञ कराया जाता था, अश्वमेध यज्ञ, तो यज्ञ होने के बाद राजाओं की शक्ति क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब वह जन का राजा ना होकर जनपद का राजा माना जाने लगता था। मान लीजिए कि पहले उसके एक छोटा सा साम्राज्य था, लेकिन उसने जब अपना घोड़ा छोड़ा तो 4-5 छोटे छोटे प्रांतों में अपना कब्जा कर लिया, उसके अधीन हो गया। तो इतना बड़ा इलाका जब आता था तो वह जन न रह के जनपद कहलाता था। तब वहाँ पे क्या कहा जाता था, वहाँ पे जन का राजा ना होकर वह जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद में कई छोटे छोटे जन शामिल होते थे। जैसे कि अभी देखते हैं कि एक देश में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होते हैं, एक राज्य में बहुत सारे ज़िले होते हैं, एक ज़िले में बहुत सारे प्रखंड होते हैं, एक प्रखंड में बहुत सारे गांव होते हैं, ऐसे करके। तो उसी तरह एक जनपद में बहुत सारे छोटे छोटे जन शामिल होते थे। उदाहरण के लिए पुरु और भारत को मिलाकर कुरु जनपद, पुरु और भारत को मिलाकर 2 जो छोटे छोटे जन थे, इन्हें मिला के कुरु जनपद बनाए गए। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिए। आगे देखिए, लगभग 2500 साल पहले बड़े एवं शक्तिशाली जनपद महाजनपद में बदल गए। यानी जो बड़े बड़े शक्तिशाली जनपद थी उसी को महाजनपद कहा गया। महाजनपद किसे कहा गया, जो शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित था। अगर भारत के मानचित्र में अगर आप देखें तो हमारे भारत में 16 महाजनपद था। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका
वैशाली है, मगध है, राजगृह है, कौशाम्बी है, ये आपका कुरु है, आपका पंचाल है, हस्तिनापुर है, गंधार है। इधर आप अगर देखें तो ये आपका वज्जी है, अंग है। पर अंग तो फिर बाद में मगध का हिस्सा बनता है। उज्जैन है, अवंती है। इस तरह से अगर आप देखें तो 16 महाजनपद थे, 16। तो चलिए आगे देखते हैं। समस्त उत्तर भारत में 16 बड़े महाजनपद में विभाजित थे। यह जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो अगर पूछा जाए कि समस्त उत्तर भारत में प्राचीन समय में कितने महाजनपद थे तो बताइएगा 16। और ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से मिलती है महाजनपद के बारे में। और उस समय महाजनपद 2 प्रकार में विभाजित थे, एक गणराज्य और एक राजतंत्र। जैसे कि हम सभी जानते हैं गणराज्य मतलब जहाँ पे गण यानी लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा शासक चुने जाते हैं। और राजतंत्र मतलब जहाँ राजाओं का शासन होता है। तो महाजनपद उस समय 2 तरह के थे, गणराज्य और एक राजतंत्र। गणराज्य महाजनपद में शासक समूह के द्वारा चलाया जाता था, यानी शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? समूहों के द्वारा। वह लोगों के समूह होते थे जिसका चयन आम लोग करते थे। इन समूहों का चयन करने वाला कौन था? आम लोग। जैसे कि आज हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य देश है, तो यहाँ पे शासक का चुनाव कौन करते? लोग करते हैं। कोई भी राजा नहीं होता था। निर्णय लेने में बहुमत का आदर किया जाता था, यानी कोई भी निर्णय लिया जाता था तो सभी समूह के जितने भी सदस्य होते थे वह शामिल होते थे। और उसमें जिसका बहुमत होता था निर्णय में, उसी के फैसले को मान्य किया जाता था। उदाहरण के रूप में बज्जी का नाम लिया जाता था। राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन होता था। और उसी के विपरीत अगर देखें राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में तो राजा का शासन और राजा का पद आनुवंशिक था। आनुवंशिक मतलब जैसे कि राजा के मरने के बाद उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? उसका पुत्र होगा, उसका जो बड़ा बेटा होता है। ऐसी व्यवस्था में राजा की मृत्यु के बाद समय तो उसका ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। ज्येष्ठ मतलब बड़े बेटे को कहा जाता है। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती ये सब शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। यानी प्राचीन समय में अगर देखें तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती ये सब राजतंत्रीय महाजनपद थे। यहाँ पे राजाओं का शासन चलता था। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, वर्ण के बारे में जैसे हम लोग अध्याय में पढ़े, पिछले अध्याय में, इस समय की सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। इस समय भी वर्ण पर आधारित थी सामाजिक व्यवस्था, लेकिन कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर हो गई। यानी हम लोग पूर्व वैदिक काल में क्या पढ़े कि वर्ण पर जो आधारित 4 प्रकार के जो वर्ण थे समाज में, उनमें से उन्हें कर्म के आधार पर योग्यता मिलता था। कर्म के आधार पर उन्हें उनका जाति पूछा जाता था। लेकिन ये बाद में जन्म के आधार पर हो गया। जैसे कि पहले जो शिक्षा देते थे बच्चों को, जो यज्ञ कराते थे, उसे ब्राह्मण कहा जाता था, चाहे वह कोई भी हो सकता था। लेकिन बाद में ये चीज़ बदल गया। बाद में अब जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय के घर में जो जन्म लेगा वही क्षत्रिय बनेगा। और इनका काम भी वही होता था सीमित। क्षत्रिय के घर में अगर आप जन्म लिए तो क्षत्रिय वाला काम करना होगा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो ब्राह्मण वाला आपको काम मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था बाद में हो गई, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। पहले राजा वही बनता था जो उसका योग्य होता था पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बदल गया, ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ पे केवल जन्म के आधार पर हो गया। लोग में 4 वर्ग में विभाजित थे। प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य निर्धारित था जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया। जैसे ब्राह्मण का काम होता था अध्यापन या यज्ञ। इनका काम क्या होता था? बच्चों को शिक्षा देना और यज्ञ करवाना, यज्ञ का अनुष्ठान करना। और क्षत्रिय का काम क्या होता था? इस वर्ग में शासक आते थे। शासक मतलब जो राजा लोग होते थे वो क्षत्रिय वर्ग में आते थे। और इनका काम होता था युद्ध करना और अपनी प्रजा को रक्षा प्रदान करना। यानी कोई अगर बाहर से आक्रमण कर दिया तो उससे उन्हें अपने प्रजा को बचाना, ये इसका धर्म होता था, ये इसका कर्तव्य होता था। वैश्य जो होते थे
इस वर्ग में कृषक, बड़े बड़े कृषक, पशुपालक, व्यापारी भी आते थे। और ये लोग जो थे ये मध्य वर्ग में आते थे, ये निम्न वर्ग में नहीं आते थे। निम्न वर्ग में कौन आता था? शूद्र आता था। इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें सेवा जैसे कार्य करना पड़ता था। अगर किसी व्यक्ति का जन्म शूद्र घर में हुआ है और अगर उसे अध्यापन का काम करना है तो वह इस काल में तो नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे कर्म के आधार पर नहीं था बल्कि जन्म के आधार पर हो गया था। यानी अगर आपका जन्म शूद्र घर में हुआ है तो आपको सेवा करना पड़ेगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अगर आपका जन्म क्षत्रिय घर में हुआ है तो आपको योद्धा बनना पड़ेगा। तो जन्म के आधार पर उनके काम को बांट दिया गया था, ऐसी व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था बिल्कुल ही ठीक नहीं है अगर देखा जाए। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था, यानी दो वर्ग जो था उसे विशेष दर्जा मिला था। विशेष मतलब कुछ ऐसा अधिकार जो बाकी वर्ण को नहीं मिला था। क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों एवं महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यानी शूद्र जो लोग थे और महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने से रोका जाता था। इसके अलावा मानव जीवन में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विशेष महत्व था। ब्रह्मचर्य मतलब जो बिना शादी किए अपने एक तरह से बोले तो अपने मार्ग में अब एक तरह से बोले तो अपने मार्ग में परिवर्तन करके बिना शादी ब्याह करके जो एक अपना स्थायी जीवन बिताता है। गृहस्थ मतलब जो अपना संस्कारिक जीवन बिताता है, जो शादी करने के बाद अपना घर बसाता है, उसे गृहस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ मतलब ये एक प्रकार का प्राचीन समय में वन के प्रस्थान करने का विधान था, ठीक है। और संन्यास तो आप जानते ही, संन्यास लोग जो संन्यास लेते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं इसमें। तो इन चारों का विशेष महत्व था, जिसका विवरण सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। यानी इन चारों का, जो भी 4 आश्रमों के बारे में बता रहे हैं, इनका आपको जानकारियाँ कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। इस युग की संस्कृति में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए देवताओं की पूजा की जाने लगी। इसमें विष्णु और शिव प्रमुख देवता थे। यानी इस युग में देखा गया कि नए नए देवताओं को पूजा जाने लगा। हम लोग पूर्व वैदिक काल में क्या देखें कि उसमें 5 देवताओं का मुख्य योगदान रहा। 5 देवताओं को लोग ज़्यादा पूजते थे, उसमें इंद्र जो था सबसे प्रमुख था। लेकिन अभी इसमें क्या देख रहे हैं कि विष्णु और शिव प्रमुख देवता हो गए। यज्ञ के विधि विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। इस समय जादू टोने और प्रेत आत्माओं आदि में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा, जो कि ये सब क्या है? एक अंधविश्वास है। जादू टोना, प्रेत आत्मा, ये सब अंधविश्वास है और इन पे लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान मिला। देखिए, पूर्व वैदिक काल में ये चीज़ नहीं था, अंधविश्वास जैसी कोई भी प्रथाएं नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। इस समय तप, त्याग, संन्यास पर विशेष बल दिया गया। यानी इस समय 3 चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता था। तप करना, तपस्या करना, त्याग देना। जैसे बहुत सारे लोग घर छोड़ के जाते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, त्याग देते थे। कोई अपने पुत्र का त्याग, कोई अपने पत्नी का त्याग, कोई अपने माता पिता का त्याग, संन्यास, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया, बल दिया गया। यज्ञ इस संस्कृति का आधार होता था। अब यहाँ पे अगर देखें आर्थिक व्यवस्था, तो उत्तर वैदिक काल में पशुपालन का महत्व कम और कृषि का महत्व अधिक हो गया। यानी इस काल में क्या देखा गया कि पशुपालन का महत्व कम होने लगा और कृषि को ज़्यादा महत्व देने लगा। और पूर्व वैदिक काल में हम क्या देखें कि वहाँ पे पशुपालन का महत्व ज़्यादा था। गाय को नहीं मारने योग्य पशु माना जाता था। दूसरा जो पशु था वो घोड़ा था प्रमुख, इसका प्रमुख। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया और इसका प्रमुख कारण होने का क्या था? लोहा का प्रयोग। यानी कृषि का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि इस समय लोहे का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा था। लोहे की
प्राचीनतम साक्ष्य एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से मिला है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब आज से 3000 साल पहले की बात हो रही है। लोहे के प्रयोग से कृषि में व्यापक बदलाव आया। यानी जब लोहे का उपयोग होने लगा तो कृषि में बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या मिला कि हल जो होता था, जो खेत की जुताई करता था, हल, आप लोग हल तो देखे होंगे, इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। तो हल जो होता था, आपको एक चित्र बना के दिखाते हैं। ऐसे कुछ इस प्रकार होते हैं हल, यहाँ पे एक ऐसे लगे होते हैं। तो हल का जो प्रयोग होने लगा, उसका जो फाल होता था, यानी निचला जो भाग होता था, मान लीजिए कि ये हल है, तो हल का जो फाल होता था, जहाँ से मिट्टी को खोदा जाता था, इसका फाल लोहे का बनने लगा। इससे क्या हुआ, कठोर जमीन आसानी से जोती जाने लगी। खेती रोपण विधि से शुरू हो गया। पहले लोग क्या करते थे, अनाजों को एक जगह उसको मतलब छिड़काव कर देते थे एक तरह से, या उसको फेंक देते थे और वहीं पे अनाज होने लगता था। लेकिन अब लोग सीख गए थे कि इन अनाजों का हम कैसे रोपण विधि से कृषि कर सकते हैं। इसके अलावा सिंचाई के साधन के रूप में तालाब एवं कुओं के साथ नहरों का उपयोग भी होने लगा। इस समय नहरों का प्रयोग भी होने लगा। नहरों का बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा था। इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। अब सिंचाई जैसी व्यवस्था उपलब्ध हो गई, लोग सीख गए अच्छे तरह से कृषि करने। तो अब क्या हुआ, फसलों में वृद्धि देखने को मिली। क्योंकि पहले लोहे का प्रयोग जब नहीं होता था, जब सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, तो उस समय लोग ज़्यादा खेती नहीं कर पाते थे। कारण क्या था, जल का कमी होता था, अच्छे फाल नहीं होते थे हल में, तो कठोर मिट्टी की जुताई के लिए ज़्यादा समय लगता था, ज़्यादा बल लगता था। उपजाए जाने वाली फसलों में जौ, चावल, गन्ना, सरसों, ये सब प्रमुख फसल थी। उस समय समाज में पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल होते थे। कई लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। यानी मिट्टी के बर्तन में भी 2 रंग का देखा जाता था, कुछ धूसर रंग का होता था, कुछ लाल रंग का। कुछ पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, जिनमें सरल रेखाओं की ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई। इन बर्तनों को चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता था। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ मिली है। कटोरियाँ जो होती है, ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है। यानी एक अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि इन पात्र, ये जो बर्तन है, इनका उपयोग कब होता था, कुछ महत्वपूर्ण दिनों में होता था, कुछ विशेष लोगों यानी खास मौके पर होता था, कुछ महत्वपूर्ण लोग जब आते थे खाना परोसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। अब देखिए, किसी भी देश, प्रांत, साम्राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा अगर नहीं रहा तो कोई भी चलेगा। एक छोटा सा घर भी पैसे से चलता है, बिना पैसों से कुछ भी नहीं चल सकता है। तो इतना बड़ा प्रांत को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे मंदिर बनाना है तो पैसा चाहिए, कहीं पे कुआं बनाना है तो पैसा चाहिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देना है तो पैसा चाहिए, सैनिकों का रख रखाव करना है तो पैसा चाहिए। तो हर चीज़ में अगर आप देखें तो पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो राजा क्या करते थे, कर वसूलते थे। कर मतलब समझ रहे हैं, टैक्स। जैसे आज भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो फसलों की उपज का लगभग 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। मान लीजिए कि आपने 120 केजी, यानी मान लीजिए कि आपने 120 टन गेहूं का उत्पादन किया है, तो इसका 1/6 भाग, 120 का 1/6 भाग कितना हो गया, यानी 20 टन। 20 टन आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। 120 टन अगर गेहूं उत्पादन किए तो 20 टन आपको कर के रूप में देना पड़ता था। कृषि कर को भाग कहा जाता था। यहाँ कृषि कर को क्या कहा जाता था, उसका दूसरा नाम था, उसे भाग के रूप में जाना जाता था। पशुपालक, शिकारियों, व्यापारियों, कारीगरों से कर वसूला जाता था। यानी कर कौन देते थे, जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, जैसे कृषि, पशुपालक, शिकारी, यानी जो
वैश्य और शूद्र के श्रेणी में आते थे। लोहार, बुनकर, बढ़ई, सुनार को उपकर के रूप में राजा के लिए एक दिन का काम करना पड़ता था। यानी उपकर में क्या होता था, राजाओं के घर में जाके उन्हें काम करना पड़ता था। जैसे बढ़ई है तो कोई लकड़ी की वस्तु बना दिया, सुनार है तो कोई आभूषण बना दिया, बुनकर है तो किसी चीज़ की बुनाई कर दिया, किसी कपड़े की। तो इस तरह से उनके काम होते थे। अब हम जानते हैं कि मगध में कौन कौन से वंश का शासन रहा और इसमें शक्तिशाली वंश कौन सा था। जैसे कि यहाँ दिखाया गया मानचित्र 3 में आप देखिए, यह सिकंदर की प्रतिमा है। ये सिकंदर जो है, ये सिकंदर की प्रतिमा है, देखिए दिया गया है। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। अगर प्राचीन समय में बात करें महाजनपद में, तो मगध का विशेष स्थान रहा है। इसके कई कारण था। अब यह महत्वपूर्ण महाजनपद होने का क्या कारण रहा, तो इसका देखो, पहला जो कारण है वह गंगा बेसिन में स्थित, पहला ये इसका जो क्षेत्र था, इसका जो इलाका आता था वह गंगा बेसिन के किनारे, गंगा बेसिन पर होता था। ठीक है, यानी यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती थी। जहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी, ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, यानी भूमि पर जो टैक्स लगाया जाता था बहुत ज़्यादा होता था, जिससे राजा को अधिक आय होती थी, अधिक इनकम होता था। राजा को यहाँ से इनकम ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि टैक्स भी क्या था, टैक्स का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था, टैक्स का जो दर था वो ज़्यादा था। दूसरा, मगध का एक हिस्सा हाथियों की बहुलता वाले जंगलों से भरा हुआ था। दूसरा इसमें विशेष बात क्या था कि यहाँ का जो जंगल होता था वो हाथियों से भरा होता था। इसमें छोटा नागपुर का क्षेत्र भी शामिल होता था, जो आज झारखंड में है। हाथियों की सेना में शामिल किया जाता था। हाथी जो होते थे, जंगल के जो हाथी होते थे, उन्हें जब युद्ध होता था तो उस समय युद्ध में इसे शामिल किया जाता था। आप लोग कई बार देखते हैं फिल्मों में कि हाथियों की सेना आती है। लकड़ियों से घर, रथ और गाड़ियाँ बनाए जाते थे। जो लकड़ियाँ वनों से प्राप्त होता था उनसे घर बनता था, रथ बनता था, गाड़ियाँ बनती थी। तीसरा इसका कारण क्या था, मगध की शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के पीछे झारखंड के लौह अयस्क का भंडार महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरी बात क्या था, यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार होता था। लोहे की वस्तु यहाँ व्यापक रूप में बनाई जाती थी, क्योंकि लौह अयस्क का भंडार होता था। लोहा इसे खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए जाते थे। चौथा क्या कारण था, मगध के अन्य क्षेत्रों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध, यानी मगध के आसपास जो अन्य क्षेत्र होते थे उन पर इनका व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा था, बहुत मजबूत पकड़ था, जो आर्थिक समृद्धि में सहायक था, मतलब इसके आर्थिक विकास में योगदान देता था। मगध पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश का शासन रहा। हर्यक वंश के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। यानी मगध में अगर देखा जाए तो 3 वंश का शासक रहा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का शासन आएगा, तो हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन तीनों वंश का पहले शासन रहता है। हर्यक वंश में 2 शक्तिशाली शासक अगर देखें तो बिंबिसार और अजातशत्रु होते हैं। और बिहार में राजगिरिया कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही इसके शासनकाल में। बाद में क्या हुआ, राजधानी बदल दी गई। जब दूसरा वंश आया तो इसका राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। यह कार्य शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने किया। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था, शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक ने। नंद वंश का एक महत्वपूर्ण शासक महापद्मानंद थे। महापद्मानंद, इस वंश के अंतिम शासक घनानंद के शासनकाल में मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। यानी इस समय मौर्य वंश की स्थापना होती है जब नंद वंश का पतन होता है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है, याद रखिएगा। और राजा जो सिकंदर था ये कहाँ था, मैसिडोनिया का था, जो भारत पर आक्रमण किया था।
और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और ये इसी की मदद से घनानंद की हत्या किया। और फिर नंद वंश का पतन होने के बाद आता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश में अगर आप देखें तो इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा जान लीजिए कि मौर्य वंश में इसका जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसमें 3 शक्तिशाली शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, ये तीनों शक्तिशाली शासक थे। अब देखिए वज्जी, गंगा के उत्तर में आज में तिरहुत प्रमंडल में वज्जी राज्य था। यानी गंगा के उत्तर भाग में अगर आप देखें तो यह वज्जी राज्य स्थित था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यानी वैशाली अभी कहाँ है? बिहार में है। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ें कि हम लोग जैसे अभी पढ़ें एक महाजनपद के बारे में, शक्तिशाली जनपद, वो मगध था। और मगध के बाद ये वज्जी जो है ये भी एक शक्तिशाली बोले तो शक्तिशाली महाजनपद था। और यह 8 कुलों का संघ था, 8 कुलों का। ठीक है, कुल क्या होता है? यानी कई सदस्यों वाले समूह को कहा जाता है, जिसमें 3 कुल विधेय, वज्जी और लिच्छवी प्रमुख थे। इसमें 3 कुल का नाम दिया है। संघ में कई शासक होते थे। यानी संघ मतलब क्या? लोगों के समूह को कहा जाता है। इसमें बहुत सारे शासक होते थे जो सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शासन की नीति तय करते थे कि निर्णय कैसे लेना है, फैसले कैसे करना है, कौन सा कानून बनाना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे कि हमें शत्रुओं से कैसे निपटना है, कैसे आक्रमण करेंगे। स्त्रियां, दास और कर्मकार को इन सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। अजातशत्रु ने वज्जी को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जो राजाओं की राज व्यवस्था होती थी वो किस प्रकार होती थी। और ये भी हम लोग सीखें कि महाजनपद भारत के किस किस और फैले थे, इसमें कौन कौन से शक्तिशाली महाजनपद थे, ये भी जानें। तो इसके अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था वो समाप्त हुआ। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को यह अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर कराएंगे उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दे दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।